आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। अभी मुफ्त की रेवड़ियों पे बड़ी चर्चा चल रही है। इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया है और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बहुत डिस्कशन हो रहा है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीबीज देनी चाहिए? और इस कड़ी में सबसे ज़रूरी मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। जितने सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, इनको पेंशन किस हिसाब से दी जाए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूंगा और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है और आपको किस चीज़ में ज़्यादा फायदा मिलेगा, देश का किस पेंशन स्कीम से ज़्यादा फायदा होगा। अभी मैंने देखा था 2 महीने पहले सरकारी कर्मचारी सड़क पे आ गए। उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम 31 जनवरी तक उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। OPS as it's called. Now that scheme was discontinued in the early 2000s because of the Atal Bihari Vajpayee government. The Congress has said that they will undo that. It is an injudicious step to give up the new pension scheme and to go back in adopting the old pension scheme. लोग थोड़ा समझ कामों के लिए नहीं, अगर बढ़ते पूरी पेंशन होने घोषणा करती हूँ। The politics is on one side. Can our states afford to go back to the old pension scheme? Is it fair to go back to the old pension scheme? तो चलिए वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ आपको डेटा और स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। मेरे पास ये RBI का एक डेटा है। इस डेटा के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 80% पैसा वो स्टेट के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनको पेंशन और सैलरी देने में जा रहा है। ये आंकड़ा बिहार में 60%, जम्मू कश्मीर में 51% और उत्तर प्रदेश में 36% है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में देखा जाए तो जो टोटल टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है तो 80% तो आपने सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का फायदा करने में लगा दिया। जो बची हुई आबादी है उसको सिर्फ 20% मिलना है। अब 22 दिसंबर 2003 को उस वक्त सरकार ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम ख़त्म कर रहे हैं और उसकी जगह पे न्यू पेंशन स्कीम हम लाएंगे। लेकिन अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम अडॉप्ट कर ली है। इस कड़ी में अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। चलिए तो मैं आपको ना सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम समझाता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से जिस महीने कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है उस महीने अगर वो 50,000 रुपये बेसिक इनकम ड्रॉ कर रहा है तो उसे पेंशन में 50% यानी कि 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब इस पेंशन के साथ लिंक्ड होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब है कि जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी उसी हिसाब से पेंशन बढ़ती जाएगी। तो सपोज अगर डियरनेस अलाउंस 4% है तो 25% का 4% होता है 1,000 रुपये। तो यानी टोटल पेंशन 26,000 रुपये बनती है उस व्यक्ति की जिसको 50,000 रुपये बेसिक पे मिल रही थी रिटायरमेंट के अंतिम महीने में। तो अब अगर देश की इकोनॉमी डूब रही है या सरकार पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन सरकार पे ये एक ऑब्लिगेशन रहेगा कि उन्हें ये जो 26,000 रुपये हैं उनको ये पेंशन उन्हें हर हालत में देनी ज़रूर पड़ेगी। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल 69 लाख पेंशनर्स हैं पूरे इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अगर 26,000 को और इस तरीके के अप्रॉक्सीमेट नंबर्स को आप 69 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचिए ये हजारों करोड़ रुपए में आंकड़ा चला जाता है। और साथ में डियरनेस अलाउंस भी इंक्रीज होता चला जाता है क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से डियरनेस अलाउंस बढ़ता है। तो इसलिए जो 26,000 का फिगर है ये ऐसा नहीं है कि ये अगले 30 साल 50 साल तक देना पड़ेगा, ये फिगर बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। आप टर्म से घबराइए मत, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कोई व्यक्ति कितने साल ऑन एन एवरेज जिंदा रहता है। तो सपोज समझ लीजिए कोई व्यक्ति हो, ऐसा भी होगा जो हो सकता है 95 साल 99 साल तक जिंदा रहा हो, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि 72 ईयर्स तक जिंदा रहा हो। तो हम टोटल एक एवरेज जो लेंगे देश का उसे कहते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बहुत ही सिंपल सा टर्म है। तो ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1999 में 61.88 ईयर्स था। मतलब जितने भी लोग पैदा हो रहे थे
वो ऑन एन एवरेज 61.88 ईयर्स जी रहे थे। धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस आ रहा है और काफ़ी बीमारियों के इलाज भी हमारे पास आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे मेडिकल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे जैसे साइंटिस्ट अपने इन्वेंशंस कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स में जैसे जैसे नए आविष्कार आ रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी। तो चलिए आपको लेटेस्ट फिगर बताता हूँ। 2023 में ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.42 ईयर्स हो गई है। 9 साल लगभग बढ़ चुकी है 99 से लेके 2023 तक। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे नाना जी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और उन्होंने 26 साल की उम्र में जॉब शुरू करी थी। तो उन्होंने 34 साल जॉब करी थी जिसमें उन्होंने सैलरी उठाई थी और उनकी डेथ अभी कोविड में 97 ईयर्स में हुई थी। तो उन्होंने 37 ईयर्स पेंशन उठाई थी, जबकि उन्होंने जॉब 34 ईयर्स करी थी। तो आप समझ रहे हैं जितने साल उन्होंने काम नहीं किया था, सैलरी नहीं उठाई थी, उससे ज़्यादा साल उन्होंने पेंशन उठाई है। 1991 में 3,272 करोड़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को पेंशन के रूप में दिया जा रहा था। वहीं पूरे इंडिया के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनको 3,131 करोड़ दिया जा रहा था। ये आंकड़ा आपको शॉक लगेगा, 2021 में ये आंकड़ा 58 टाइम्स हो चुका है। यानी अभी सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को 1.9 लाख करोड़ रुपीस दे रही है। वहीं राज्य सरकार के जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको 3.86 लाख करोड़ रुपीस पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। राजस्थान में ये आंकड़ा 23,000 करोड़ रुपए का है, यानी 23,000 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। जबकि सैलरी और वेजेस में राजस्थान 60,293 करोड़ 60,293 करोड़ रुपीस दे रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि राजस्थान गवर्नमेंट लगभग 56% अपने टोटल टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज सिर्फ और सिर्फ सैलरीज और पेंशन में खर्च कर रही है। अब देखिए प्रॉब्लम इस जगह पे आती है कि 1.6 करोड़ परिवार हैं, उसमें से सिर्फ 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है। तो ये कितना बना? सिर्फ 6%। लेकिन ये जो 6% परिवार हैं ये कितना पैसा ले रहे हैं सरकार से? 56%, 56%। ये मैं आपको राजस्थान का आंकड़ा बता रहा था। यानी राजस्थान में सरकार जितना कमा रही है उस कमाई का 56% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 6% परिवार रख रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो टैक्स भरते हैं जीएसटी के रूप में, पेट्रोल खरीदते हैं या हम इनकम टैक्स देते हैं या जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो कॉरपोरेट टैक्स देते हैं, वो सारा टैक्स जब राजस्थान सरकार इकट्ठा करती है तो उसका 56% तो सिर्फ ये 10 लाख परिवारों में ही बांट देती है सैलरी और पेंशन के रूप में। तो गरीब आदमी का कल्याण और उसका भला कहाँ से होगा, क्योंकि बचा तो सिर्फ 44%, उसी में सब कुछ मैनेज करना है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है ना कि कितनी ये बैड इकोनॉमिक्स है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जहाँ पे मौका मिलता है भ्रष्टाचार करने से ना कभी चूकते नहीं हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो एकदम ईमानदार रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे बेईमान, करप्ट, इनएफिशिएंट लोगों को इतना सरकार दे रही है। इस मामले में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस गुजरात में 15%, महाराष्ट्र में 13% और तेलंगाना में लगभग 12% जो टोटल रेवेन्यू सरकार कलेक्ट करती है वो पेंशन या सैलरीज में जा रहा है। तो ये फिर भी एक डिसेंट आंकड़ा है। लेकिन जहां सरकारें 30 से 50% तक अपना रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ सैलरी और पेंशन में बांट रही हैं, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और हिमाचल प्रदेश में ये आंकड़ा ऑलरेडी 80% है। अब मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सरकार जब भी 1 रुपये खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सरकार ने रोड्स बनाई, रेलवे बनाई या एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाई या उन्होंने वाटरवेज के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाई, हेलीपैड्स डेवलप कराएं, तो आप समझ लीजिए कि 3.5 गुना रिटर्न आता है। यानी कि 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट 3.5 रुपये जनरेट करता है। वहीं आप ये पैसा किसी की जेब में डाल देते हैं तो सरकार के 1 रुपये के बदले सिर्फ 90 पैसा का रिटर्न आता है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने बड़े पते की बात कही थी, अमेरिका इज रिच बिकॉज इट हैज़ रोड्स एंड इट्स नॉट दैट अमेरिका इज रिच सो इट हैज़ रोड्स। यानी कि अमेरिका जो है ना वो इसलिए अमीर हुआ है क्योंकि उसके पास ढेर सारा रोड का नेटवर्क है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बड़ी आसान हुई है।
इसका उल्टा लोग सोचते हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा अमीर है इसलिए उसके पास रोड्स हैं, ऐसा नहीं है। रिच इसलिए हुआ है क्योंकि उसके पास रोड्स हैं। तो इंडिया अगर अपना पैसा और ये जो स्टेट्स हैं अपना पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे ना, तब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से मिलेगा। अदरवाइज़ ना ये मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बट रही हैं, चाहे वो पेंशन के फॉर्म में हो या फिर किसी गरीब के खाते में सीधे पैसे डालने के फॉर्म में हो, या किसी का बिजली या किसी का पानी माफ़ करने के रूप में हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है देश का, क्योंकि वो एक पर्सनल लेवल पे फ़ायदा है, लेकिन उसका देश में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे गरीबों का या इन जनरल पूरी पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये चीज़ आप याद रखना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। अगर स्टेट्स इतना ज़्यादा पैसा सैलरी और पेंशन में खर्च कर रहा है, तो स्टेट्स का बाकी खर्चा आ कहाँ से रहा है और इन्हें पैसे कौन दे रहा है? देखिए, इनको ना सेंटर से ग्रांट मिलता है। संविधान में आर्टिकल 280 है, जिसके तहत एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है और वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि एक स्टेट को कितना ग्रांट मिलना चाहिए। अब मैं आपको एक आरबीआई का चार्ट देना चाहूँगा, जिससे ना आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और फटी की फटी रह जाएंगी। आपको पता है, जो पंजाब का टोटल रेवेन्यू है, उस टोटल रेवेन्यू का 42.7% सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से आता है। यानी पंजाब अगर 100 रुपये कमाता है तो 42.7% सेंट्रल ग्रांट से पाता है। ये आंकड़ा यूपी में 52.1% है और बिहार में तो 75% है। अब आप सोचिए, बिहार में मतलब अपना कोई टैक्स कलेक्शन का कुछ है ही नहीं, जो कुछ बिहार में आ रहा है 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स के रूप में दे रही है। तो अगर ये सारे स्टेट्स ना ओल्ड पेंशन स्कीम देने लगेंगे, तो आप सोचिए कि ये जो अपने टैक्स से कमा रहे हैं वो सारा पैसा तो खर्च कर ही देंगे, साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये ग्रांट्स पाते हैं ये उसमें से भी खर्च कर डालेंगे। तो ये सारे के सारे स्टेट्स ना एक समय एकदम मिनी श्रीलंका बन जाएंगे और ये सब मिल के ना सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बैंकरप्ट कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम किस तरीके से अलग है और ये किस तरीके से गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स को हेल्प करेगी और गवर्नमेंट को बैंकरप्ट भी नहीं होने देगी। वहीं पे एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी फ़ायदा होगा और उनको भी बहुत अच्छी पेंशन मिलेगी। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। चलिए बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की 30,000 रुपये महीना सैलरी है, तो सरकार ने एक पेंशन फंड बना दिया है। जो एम्प्लॉय है वो भी 10% यानी कि 3,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और जो एम्प्लॉयर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, तो वो भी 10% अपना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यानी कि जो पेंशन फंड है उसमें महीने का 6,000 रुपया चला गया। अब ये जो पेंशन फंड है इतने ढेर सारे एम्प्लॉयज़ का, आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट में 69 लाख एम्प्लॉयज़ का है और प्लस जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये सब जो एक कॉमन पेंशन फंड होगा ये पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगेगा, शेयर मार्केट में लगेगा। तो इस तरीके से इस पैसे का एक कंक्रीट यूज़ होगा। और ये फंड मैनेजमेंट ना कोई ऐसे अरे गहरे लोग नहीं कर रहे हैं। ये फंड मैनेजमेंट SBI, LIC, एक्सिस, BFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा, मैक्स, इतने बड़े बड़े फंड इन्वेस्टर्स इस पैसे को मैनेज करेंगे। तो आप सोचिए कितना सेफ हाथों में है। और प्लस ये गवर्नमेंट मॉनिटर्ड पोर्टफोलियो सर्विस है, यानी कि सरकार इस पे हमेशा नज़र रखती है। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन फंड भी बढ़ेगा। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए महीने की होगी तो 10,000 रुपया एम्प्लॉयर देगा और 10,000 रुपया एम्प्लॉय देगा। तो धीरे धीरे पेंशन फंड भी बढ़ेगा। प्लस जब आप शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट होंगे। तो वही 1 लाख रुपए अगर 10% के हिसाब से भी ग्रो करेगा हर साल किसी अच्छी कंपनी में, तो आप सोचिए वो पैसा कितना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा, जब कोई व्यक्ति रिटायर होगा तो वो टोटल जो भी पेंशन फंड का उसका बनेगा अमाउंट, उसका 60% उसी वक्त विड्रॉ कर सकता है और बचा 40% वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा, जिससे उसे हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। तो अगर सपोज करिए किसी व्यक्ति का 2 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के टाइम पे कॉर्पस बना है, तो उसका 60% यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो अपफ्रंट 60 साल के रिटायरमेंट के बाद तुरंत निकाल सकता है। और बचे जो 40% यानी 80 लाख रुपए, वो सारे के सारे पैसे मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, जिसके बेसिस पे उसे हर महीने पैसा मिलता रहेगा। तो अगर मान लीजिए जो पेंशन फंड है वो 10% का रिटर्न पर एनम बना रहा है, तो एम्प्लॉय को हर साल 8 लाख रुपया मिलता रहेगा। अब इसमें दूसरा केस भी हो सकता है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने कहा कि मैं 1 भी रुपया नहीं निकालूंगा 60 साल के होने के बाद, तो उसके पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे। और अगर 10% रिटर्न बन रहे हैं
तो उसे हर साल कितने मिलेंगे? 20 लाख रुपए। आप समझ रहे हैं? तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस स्कीम में। आप चाहें तो अपने हिसाब से अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 60% विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब बड़ी सीधी बात होगी कि जो पेंशन बांटी जाएगी वो टैक्स पेयर के पैसे से नहीं बांटी जाएगी, बल्कि पैसा खुद पैसा कमाएगा, और जो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बनाया जाएगा उसी पैसे से पेंशन बांट दी जाएगी। तो सरकार पे ना कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। अब अगर आप सच में वीडियो को बहुत सिंसियरिटी के साथ देख रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भाई अगर मान लो शेयर मार्केट डूब गया, क्रैश कर गया, खत्म, कुछ बचा ही नहीं, फिनिश, तो क्या होगा? तो देखिए उसका ना मैं आपको कुछ डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ने पिछले 5 साल में 9.27% से लेके 10.15% तक का रिटर्न दिया है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने 10.29% से लेके 10.88% तक का रिटर्न दिया, और इक्विटीज़ में यानी शेयर मार्केट ने 13.11% से लेके 16% तक का रिटर्न दिया हुआ है। 31 अक्टूबर 2022 तक न्यू पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 23 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं स्टेट गवर्नमेंट में लगभग 59 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 16 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और इनफैक्ट आपको सरप्राइज होगा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से भी ये आंकड़ा लगभग 25 लाख सब्सक्राइबर्स का है। और उसके अलावा स्वावलंबन स्कीम के तहत लगभग 41 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप समझिए कि टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 7,94,870 करोड़ रुपीज़ हैं। यानी इतना पैसा अगर मार्केट में लगेगा तो आप सोचिए कि ये कितना भयंकर रिटर्न देगा, और जो सरकार ये 7 लाख करोड़ रुपए बचाएगी उससे कितना भला हो सकता है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, या यही पैसा गरीबों के काम आ सकता है बजाय एक मिडिल क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, जो कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छी और वेल टू डू कंडीशन में है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है, ओल्ड पेंशन स्कीम इतनी बेकार है, तो ये प्रॉब्लम किस जगह पे, इसमें क्या पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए पॉलिटिक्स ना बड़ी सीधी सी है और थोड़ा सा माइंड गेम है। क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। उसने ज़िंदगी में कभी रिस्क विस्क तो लिए नहीं होते हैं, बस एक एग्ज़ाम पास करके घुस जाता है सरकारी नौकरी में और ज़िंदगी भर वो सोचता है कि उसे बंधा पैसा मिले, और यही माइंडसेट पेंशन के लिए भी काम करता है। अब उसे यही लगता है कि मुझे एकदम बंधा हुआ पैसा पेंशन के रूप में मिले। प्लस न्यू पेंशन स्कीम को समझना भी ना थोड़ा सा कठिन चीज़ है। अब इसी वीडियो को ना आधे से ज़्यादा तो अभी तक देख के भागी चुके होंगे, कोई दूसरा वीडियो पतली कमरिया हाई हाई टाइप का देख रहे होंगे, और जो बहुत ही सिंसियर और बहुत ही सीरियस लोग होंगे वही इस वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे। प्लस एक और टेक्निकल मैटर है कि 10% जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट न्यू पेंशन स्कीम के तहत दे रही है, तो शुरू में ना खर्चा ज़्यादा दिखता है, लेकिन जब बाद में पेंशन देने की बारी आएगी तब ना वो खर्चा नहीं लगेगा। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आज की तारीख में आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, लेकिन खर्चा कब आपका आएगा? जब वो व्यक्ति रिटायर होगा, तो 60 साल होने पे वो खर्चा आएगा। तो आज ना अगर पब्लिक को दिखाया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि बाप रे, न्यू पेंशन स्कीम में सरकार को कितना पैसा देना पड़ रहा है, और जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार का कोई खर्चा नहीं दिखेगा। लेकिन ये सवाल आज का नहीं है, ये आज से 30 साल 35 साल बाद का है, जब वो एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन क्लेम करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये डिसीजन जब हम रिवर्स करते हैं ना तो आज से 10-20 साल बाद दिखेगा। तो फॉर इंस्टेंस जब 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, अब आप सोचिए कि कोई लड़का अगर 25 साल की उम्र में 2004 में सरकारी नौकरी पाता है तो वो 2039 में रिटायर होगा। तो इसका मतलब है कि ये स्कीम ऐसी है कि 10 से 20 साल तो ले लेगी कम से कम इम्प्लीमेंट होने में। तो इसके जो इमीडिएट इफेक्ट्स हैं ना वो आपको अभी नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे काफ़ी साल के बाद, जो कि आज की तारीख में एक आम आदमी को समझा पाना काफ़ी कठिन है। और इसीलिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम की इतनी डिमांड बढ़ रही है, और मैं इसको ना मुफ्त की रेवड़ी मानता हूँ। ये किसी भी सरकारी कर्मचारी को कभी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा गांधी जी का तलिस्मान याद रखना है कि हमें हेल्प उसकी करनी है जो लास्ट मैन इन द रो है। हर NCERT किताब के पहले पन्ने पे ये चीज़ लिखी होती है, लेकिन अफसोस है कि गांधी जी ना सिर्फ आज नोटों पे छपे मिलते हैं और उनके आदर्श सिर्फ और सिर्फ किताबों तक रह गए हैं। हम उसे एक्चुअली में ना कभी इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते ना तो कोई भी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड नहीं करता, और कोई भी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम कभी लागू करने की बात नहीं करती। इनफैक्ट जो भी रेवड़ी बांटनी है वो हमेशा
अंत्योदय और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को मिलनी चाहिए, ना कि मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को।